दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। और इन डेप्थ में बात उस नए नैरेटिव की जो हिंदुस्तान की सियासत में सेट करने की कोशिश की जा रही है। और वो नया नैरेटिव है नारी बेचारी। और ये नया नैरेटिव निकला है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद। और इसकी प्लानिंग उसके बहुत पहले हो गई थी। और ये बीजेपी इसको गढ़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इसको लेकर पूरा माहौल बना रही है, क्योंकि वो जानती थी कि ये बिल गिरेगा। उसके बाद भी वो इस बिल को लेकर आई और इसके साथ परिसीमन और जनसंख्या की जो संशोधन बिल था वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। तो परिसीमन और महिला आरक्षण एक तरह से ये दोनों जुड़े हुए थे। और ये जब बिल गिरे तो लेकिन महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव है। हालांकि परिसीमन को लेकर भी वो बात कर रही है, लेकिन महिला आरक्षण का बिल और नारी बेचारी का जो नैरेटिव है वो सेट करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शनिवार को आकर रात 8 बजे संबोधित किया देश को, जो कि बहुत विशेष अवसरों पर करते हैं, तो उससे भी इसका महत्व समझा जा सकता है कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। और इसकी तैयारी, बिल को लाने की तैयारी जिस तरह से की गई, जिस तरह से माहौल बनाया पूरे देश में बीजेपी ने, उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इसके पीछे सियासत है, या बीजेपी इतना डेस्परेट क्यों है इस बिल को लेकर या महिला आरक्षण को लेकर। तो इसके कई आयाम हैं। देखिए, बीजेपी इसके 2029 की भी तैयारी कहीं ना कहीं इसके जरिए करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, 2029 में दो चीजें स्पष्ट, दो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हुई है। और एक है जातिवाद का नैरेटिव और दूसरा है उत्तर बनाम दक्षिण या क्षेत्रवाद का नैरेटिव। क्योंकि जिस तरह से ये दोनों चैलेंजेस बीजेपी के सामने है, एक तो जाति जनगणना के जरिए जिस तरह से जातिवाद को पकड़ा है राहुल गांधी ने, वो बीजेपी के लिए मुसीबत है, क्योंकि वो हिंदुत्व को कमजोर करता है। क्योंकि अगर जातियों में बटेगा तो हिंदुत्व ही कमजोर होगा, और वो राहुल गांधी ये बात समझे है और पिछले 3-4 सालों से वो ये कोशिश कर रहे हैं। और 2024 में जो परिणाम आए लोकसभा में, उस नैरेटिव ने बहुत काम किया। तो राहुल गांधी के उस जातिवाद के फंडे को या जातिवाद के नैरेटिव को जो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जाति जनगणना के जरिए, और जिस तरह से वो बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की, और जिस तरह से वो मंचों पर पूछते हैं कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कौन इधर पहुंचा, कौन, तो वो एक नैरेटिव, उस नैरेटिव का काउंटर करने की कोशिश है नारी के जरिए। क्योंकि हर घर नारी, एक जेंडर को जब आप जेंडर ले आएंगे कहीं पर, तो फिर जातिवाद भी कमजोर पड़ता है और सांप्रदायवाद भी कमजोर पड़ता है और आर्थिक असमानता भी कमजोर पड़ती है और क्षेत्रवाद भी कमजोर पड़ता है। तो अगर एक नारी को केंद्र में रख लिया और उस एजेंडे को सेट कर दिया, और तो ये दोनों चीजें कमजोर पड़ती हैं, चाहे क्षेत्रवाद हो क्षेत्रीय दलों का, चाहे कांग्रेस जिस जातिवाद की राजनीति करने की कोशिश कर रही है वो हो। और देखिए, बीजेपी के पास एक बड़ा मजबूत आधार है नारी को लेकर या महिला को लेकर। जिस तरह से उसने, उसकी राज्य सरकारों ने खासतौर से, फिर केंद्र सरकार ने भी काम किया है महिलाओं को लेकर, और जिस तरह से वो योजना फलीभूत हुई है। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, अगर मैं भोपाल में बैठ के बात कर रहा हूं, तो चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, और जिस तरह से महिलाओं के लिए खासतौर से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने काम किया है, तो मध्य प्रदेश में आज अगर गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश बीजेपी की इतने बड़ी मेजोरिटी के साथ, तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो ये प्रयोग सफल प्रयोग है बीजेपी का। उनके पास जो है महिला हितग्राहियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा आधार है, उसको और मजबूत करती है बीजेपी। और फिर केंद्र के स्तर पर चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो महिलाओं से जुड़ी हुई, उनको 0% पर ऋण देने की बात हो, और बहुत सी चीजें हैं, इंडस्ट्री को, और करोड़पति दीदी का कॉन्सेप्ट हो, महिलाओं पर पैठ तो बीजेपी की है, उत्तर से लेकर खासतौर से हिंदी बेल्ट में तो है। तो बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है, और 2029 के लिए ये बहुत मजबूत नैरेटिव सेट करके वो कहीं ना कहीं जातिवाद को कमजोर करना चाहती है। और दूसरा उसका चैलेंज है खासतौर से क्षेत्रीय दलों के जरिए, वो है क्षेत्रवाद का। जिस तरह से परिसीमन को लेकर, परिसीमन करने की कोशिश भी इसलिए हुई बीजेपी की तरफ से क्योंकि हिंदी बेल्ट में उस सीट ज्यादा बढ़नी है, और साउथ में जहां पर बीजेपी का होल्ड नहीं है वहां सीटें कम बढ़नी थी। तो बीजेपी को लोकसभा में फायदा मिलता है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही विपक्ष का आरोप भी है कि उत्तर और दक्षिण में बीजेपी बांटने की कोशिश कर रही थी। तो एक तरह से क्षेत्रवाद को भी कमजोर करने की कोशिश थी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी डैमेज करने की कोशिश थी इसके जरिए। और तो उत्तर और दक्षिण की जो लड़ाई है, वो नेगेटिव अब हालांकि दूसरी पार्टियां
बीजेपी के खिलाफ भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए फायदे वाली बात होती है। तो नारी बंधन अधिनियम के जरिए बीजेपी इन दोनों नेगेटिव विपक्ष के जातिवाद और क्षेत्रवाद को कमजोर करने की कोशिश थी। और हिंदुत्व अगर बढ़ता है तो लेकिन नारी के जरिए उसको जोड़ा के रख सकती है बीजेपी। और अगर नारी पे फिर वो अल्पसंख्यकों को भी वोट मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सर्वे में आती है बात कि जो बीजेपी का वोटर नहीं है, जो समुदाय, वहां से भी बीजेपी को महिलाएं वोट करती हैं बीजेपी को। तो बीजेपी ने ये कोशिश की 2029 में बने रहने की, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज 2029 में है। 2024 में जिस तरह का रिजल्ट परिणाम निकल कर आए बीजेपी की उम्मीदों के खिलाफ, उसने भी सचेत किया बीजेपी ने। और बीजेपी ने उस इलेक्शन के बाद से ही ये कोशिश करती रही है कि कुछ नैरेटिव सेट किया जाए। हिंदुत्व तो है उसका कोर एजेंडा और उस पर वो काम करती है और वो वोटर उसका सेट है। लेकिन और अगर सीटें बढ़ानी है और चीजें करनी, तो इस तरह के कुछ नए नैरेटिव गढ़ने होंगे। तो नारी को बेचारी बनाकर उसने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है। और जिस तरह से बीजेपी हमलावर है विपक्ष पर, तो ये कहा जा सकता है कि स्पष्ट उसका विचार जो है दिखता है। तो ये राजनीति बड़ी थी कि नारी बेचारी और फिर कांग्रेस हो चाहे विपक्ष हो, उसको इसके लिए पूरा दोषारोपण कर दिया जाए और बाकी चीजें गिना दी जाए। और एक तरह से लोकसभा में जिस तरह के भाषण हुए नारी बंधन अधिनियम में की बहस के बीच, आपने देखा होगा जो भाषणों का कंटेंट था बीजेपी नेताओं का, खासतौर से अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे बाकी वक्ता हो, उसमें भी आप पूरा देख सकते हैं कि जिस तरह से नारी को लेकर कांग्रेस को नारी की दुर्दशा के लिए पूरी तरह दोषी साबित किया गया, बाकी चीजें भी गिनाई गई। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा एजेंडा सेट हुआ है 2029 का, क्योंकि 2.5 साल भी हो रहे हैं, कल हो गए हैं 2.5 साल नरेंद्र मोदी को। अब हाफ टेन्योर उनका खत्म हुआ मोदी सरकार का और हाफ टेन्योर बचा है। तो बीजेपी जिस तरह की पार्टी है 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली, तो उस मोड में एक जाने की तैयारी उसकी है और एक बड़ा एजेंडा उसने सेट करने की कोशिश की है महिला आरक्षण बिल के जरिए। तो ये पूरी राजनीति हम कह सकते हैं इसको लेकर है, बड़ी राजनीति है। और इसमें कांग्रेस और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने, क्योंकि अगर वो डिफेंसिव होंगे तो जिस मुद्दे को लेकर वो ऑफेंसिव है कांग्रेस, उस पे से उसका फोकस हटेगा, खासतौर से जातिवाद जनगणना को लेकर या हिंदुत्व को जातिवाद लाकर कमजोर करने की कोशिश जो कांग्रेस की है, वो कहीं ना कहीं उस पर बैकफुट में आएगी कांग्रेस। और अगर हम तत्कालिक परिस्थितियां देखें तो उसमें भी बीजेपी को फायदा मिलता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो। दोनों राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच ये बहस छिड़ी लोकसभा में। और जिस तरह से भाषण बदले हैं, चाहे दक्षिण में तमिलनाडु में स्टालिन का हो चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हो, जैसे एसआईआर पर बोलते बोलते अब वो परिसीमन पर बोल रहे हैं दोनों, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे दक्षिण में स्टालिन हो। तो ये दोनों राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करने की बीजेपी ने कोशिश की। तो बीजेपी इसमें माहिर है। देखिए उसकी राजनीति जो होती है वो कितना सोच समझकर और एक तीर से कितने निशाने साधने की कोशिश करती है, वो आपने देखा ये इस पूरे नारी बंधन अधिनियम में। और ये तो कहीं से भी विपक्ष इसको सेट नहीं कर पा रहा है इस नैरेटिव को कि ये बीजेपी की हार है। इस हार जरूर है, अगर अधिनियम बिल गिरा है तो सरकार की हार तो है, लेकिन इस हार में भी जीत के समीकरण बीजेपी ने ढूंढे हैं और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जा सकता है। तो बाजीगर बनने की कोशिश तो बीजेपी ने की है। अब ये कितना काम करेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।